हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की मेटल्स और नॉन मेटल की वीडियो का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। आई होप आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। We will learn about the chemical properties of metals in the following section. For this, collect the sample of following metal. बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ आपने सैंपल लेने हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारी मेटल्स में से कुछ मेटल्स के सैंपल लेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। What happens when metal are burned in air? जब किसी भी मेटल को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन क्या होता है? जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। मैग्नीशियम क्या है बेटा? एयर में जब बर्न होती है तो क्या होता है? विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। आपने वो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ करते हैं और वो क्या करता है बेटा? वाइट फ्लेम देता है। जब एयर की प्रेजेंस में उसको हम बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? वाइट फ्लेम दे रहा है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? के सारी मेटल्स ऐसे ही रिएक्ट करती है? नहीं बेटा, सारी मेटल्स का रिएक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है, आइए चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो भी हम एक्टिविटी करें बेटा? नीड द टीचर असिस्टेंट, हमें टीचर की गाइडेंस में ही करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन, ये भी एक बढ़िया रहेगा जब स्टूडेंट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहने। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद द पेयर ऑफ टोंग्स, कोई भी मेटल का बेटा आपने सैंपल लिया उसको पेयर ऑफ टोंग के साथ पकड़ लें। एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम, और जो आपने कोई भी स्पिरिट लैम्प या कैंडल ले रखी है, जब आप उस पर उसको हीट करेंगे तो पेयर ऑफ टोंग के साथ पकड़ना है। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल, इसी तरीके आपने दूसरी मेटल लेनी है, फिर तीसरी, जो जो आपने सैंपल ले रखे हैं उसको बारी बारी से टर्न बाय टर्न आप उसको बर्न करके देखोगे कि कौन कौन सी फ्लेम निकल रही कौन सी मेटल को बर्न करने पे। कलेक्ट द प्रोडक्ट इट फॉर्म्ड, और जो मेटल के बर्न करने पे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, जो प्रोडक्ट है और मेटल सरफेस है उसको कूल डाउन होने देना है। विच मेटल बर्न ईजली, कौन सी मेटल बेटा जल्दी से जल जाती है? विच फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व एंड द मेटल बर्न, जब मेटल बर्न हो रही थी तो कौन सी फ्लेम ज़्यादा निकल रही थी? हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, और जलने के बाद किसी भी मेटल के सरफेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा था? अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, और मेटल्स को ऐसे अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे कि सबसे ज़्यादा किसने टाइम लिया, फिर कम किसने लिया, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना है। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर, क्या सारे प्रोडक्ट वाटर में सोल्यूबल हैं? जितनी भी मेटल्स आपने बर्न करी उसका जो प्रोडक्ट हुआ हमें मिला उसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, क्या वो डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जितनी भी मेटल्स बेटा ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड। ये कौन से कलर का ऑक्साइड बनेगा? ब्लैक ऑक्साइड। और ऐसे तरह एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा क्या बना लिया बेटा इसने? एल्युमिनियम ऑक्साइड। रिकॉल यूर चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में भी ये बात पढ़ी होगी बेटा, जैसे अभी हमने वो चैप्टर को डिस्कस करा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि कॉपर ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं वो बेसिक नेचर के रहते हैं। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। कुछ मेटल्स ओनली बेसिक नेचर के रहते हैं, कुछ एसिडिक नेचर के रहते हैं, कुछ दोनों बिहेवियर शो करते हैं। बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो बेटा दोनों चीज़ों एसिडिक भी हो और बेसिक भी, ये आपको पूछते भी हैं, क्वेश्चन भी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है?
सच मेटल ऑक्साइड विच react with both एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लें और बेस के साथ भी, और सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करें, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पे एक क्वेश्चन भी आ रखा है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना लिया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट बना लिया प्लस वाटर बना लिया। ये बेटा एसिड है ना, HCl एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? ये बेस है। जब बेस से रिएक्ट करा तब भी इसने सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, दोनों के साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, सच ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस to produce salt and water are known as amphoteric oxides. Most metal oxides are insoluble in water. ज़्यादा करके जो metals रहती है ना बेटा वाटर में insoluble रहती है, but some of these dissolved in water to form alkalis. but कुछ metals जो रहती हैं वाटर में dissolve हो जाती हैं, उनको alkalis बोलते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड dissolved in water to produce alkali. सोडियम और पोटाशियम उन metals में से बेटा एक है जो डिजोल्व हो जाती हैं और अल्कलीज फॉर्म करती हैं। अल्कलीज मतलब बेसिक नेचर के रहते हैं, बेस, ठीक है, ये अल्कलीज है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अल्कलीज। We have observed in the activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. जब हम मेटल्स को बर्न करके देख रहे थे तो हमने क्या देखा कि उसमें जो ऑक्सीजन से मेटल्स जो हैं सेम रेट पे नहीं रिएक्ट करती, कुछ कम पे कुछ ज़्यादा पे। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि पोटाशियम और सोडियम रिएक्ट टू वाइग्रसली। जो पोटाशियम और सोडियम रहता है ना बेटा एकदम से रिएक्ट करता है, जैसे ही हवा की प्रेजेंस में, जैसे इसको एयर थोड़ी सी भी मिल जाए, ये बहुत ही वाइग्रसली रिएक्ट करता है। दे कैच फायर, जल्दी से आग पकड़ लेता है अगर इसको ओपन में रखा जाए। इसलिए कुछ मेटल्स को कैरोसिन के ऑयल में डुबा के रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना कर सके, मॉइस्चर के एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए। दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए और एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखी जाती हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जो ऑर्डिनरी मेटल जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, ये बेटा इनके ऊपर एक ऑक्साइड की थिन लेयर रहती है प्रोटेक्शन के लिए। क्या करती हैं ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर? प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये इसलिए इस पे लेयर रहती है ताकि जो वो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। ऑक्सीडेशन होने से ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये रोकती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन जो रहता है ना बेटा इसको हीट करो तो वो नहीं जलेगा, बट आयरन फिलिंग बर्न वाइग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। बट जो आयरन फिलिंग है, जो आयरन के बुरा जो रहता है उसको अगर हम फ्लेम के ऊपर, बर्नर के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, वो आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप आयरन मेटल को हीट दोगे तो वो बर्न नहीं होगा। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता। बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बट एक उस पर लेयर चढ़ी रहती है ब्लैक कलर्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बट जो सिल्वर और बेटा गोल्ड है ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन एट द हाई टेम्परेचर। जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो ये ऑक्सीजन में रिएक्ट नहीं करेंगे। Do you know anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Aluminium develop a thin oxide layer when exposed to air. जब एक्सपोज किया जाता है, कुछ मेटल्स ऐसी रहती हैं जब एयर में एक्सपोज होती हैं तो उस पर एक ऑक्साइड लेयर जम जाती है।
तो वो क्या करती हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरिजन। वो इसलिए होती हैं ताकि इसकी फर्दर जो कोरिजन है उससे रोक सके। कोरिजन मतलब जो रिएक्ट करते हैं तो जो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, खोरन कहते हैं इसको हिंदी में। रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर उस ऑक्साइड की लेयर थिक होती जाएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन गैस इवोल्व्ड एट द oxygen gas evolved at the anode react with aluminium to make a thicker protective oxide. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium article an attractive finish. और उस ऑक्साइड की लेयर को बेटा रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। इसमें इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इन द dilute सल्फ्यूरिक एसिड। जो थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर उस पर जम जाती है वो हट जाती है, जिससे फिर वो अट्रैक्टिव दिखने लग जाते हैं एल्युमिनियम के जो भी आर्टिकल्स रहते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी यू मस्ट ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल्स टेकन हेयर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी थी बेटा? सोडियम। सोडियम को आप ऐसे हवा में भी रखोगे तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सोडियम है। एंड द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस वाइग्रस। मैग्नीशियम का लेस वाइग्रस रहता है, क्यों? क्योंकि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। इट इज़ नॉट रिएक्टिव एज सोडियम। सोडियम के जितना रिएक्टिव नहीं होता, बट बर्निंग इन द ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, आयरन, कॉपर। ये बेटा ये चीज़ डिसाइड नहीं करती कि ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कैसे है। ये हमें और भी कई रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है। वट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी देन क्या होगा? सबसे पहले फिर से सावधानी हमें बता रखी है कि टीचर की प्रेजेंस में ही हमें कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। और जो सैंपल लेने हैं, कुछ जो 3.9 एक्टिविटी में सैंपल दिखा रखे थे बेटा, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम, ये कुछ कोई जो आपको सैंपल इजीली अवेलेबल हो वो ले लेने हैं। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन द बिकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। और ठंडे पानी में उसको डिबो के रख दिया। विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर के साथ जोन सी मेटल रिएक्ट कर रही है उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सी मेटल सबसे पहले रिएक्ट करी, कौन सी लास्ट में करी, उस हिसाब से सीरीज में लिख देनी है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन द वाटर। कोई मेटल पानी में फायर भी प्रोड्यूस करती है। हाँ बेटा, एक जो सोडियम मेटल अगर आप उसको पानी में डालोगे ना, पानी में भी ऑक्सीजन रहती है, वो तब भी रिएक्ट कर जाती है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। और कुछ मेटल्स कुछ टाइम के बाद फ्लोट करने लग जाती है। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करी उन मेटल्स को आपने गर्म पानी में डुबो के रख देना है। फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। जो मेटल्स बेटा हॉट वाटर से भी नहीं रिएक्ट करी उनको लिखा ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम। फिर हमने स्टीम के साथ उन मेटल्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। कोल्ड वाटर के साथ किसकी रिएक्टिविटी सबसे पहले हुई, किसकी लास्ट में। हॉट वाटर के भी ऐसे ही ऑर्डर में हमने लिख देना है। और स्टीम के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती है उसकी भी हमने लिस्ट बना लेनी है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, ये देखो एक्शन बता रखा है। यहाँ से पानी को गर्म किया, यहाँ से स्टीम जा रही है। ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, हीट दे रहे हैं इसको मेटल का। ये मेटल का सैंपल है, ये बर्नर है। इसको ऐसे कॉर्क से क्या किया जा रहा है बेटा, स्टीम दी जा रही है। ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी देन वो क्या बनाएगी बेटा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोलेबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड बन गया, आप फर्दर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मेटल को
वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। इन केस ऑफ सोडियम और पोटाशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इज इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। इसमें बेटा जब आप इसको पानी में डालोगे ये आग पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा? जो हीट प्रोड्यूस करेंगे वो तो एक्सोथर्मिक होते हैं ना, हीट रिलीज कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस भी साथ में रिलीज कर रहे हैं। पोटाशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी निकली। ऐसे ही सोडियम के साथ हुआ। पोटाशियम और सोडियम क्या है बेटा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये एयर में भी रिएक्ट करती हैं और वाटर में भी। रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। कैल्शियम के साथ इसका जो रिएक्शन रहता है वाटर का कम रहता है। हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसमें इतनी हीट नहीं रहती कि वो हाइड्रोजन जो कैच कर सके फायर को। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता तो ये आग को कैच नहीं करता, ये क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. कैल्शियम क्या करता है बेटा? फ्लोटिंग करनी शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है जब आप इसको पानी में डालते हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं जो मेटल की सरफेस को स्टिक कर देते हैं। सरफेस डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है ना बेटा, कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। ये बेटा हमको मेटल्स भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी मेटल कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर रही है, कौन सी मेटल हॉट वाटर में रिएक्ट कर रही है, और कौन स्टीम के साथ करती है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। हॉट वाटर में डालने पे भी बबल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, जिसके कारण की सरफेस स्टिकी हो जाता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है बेटा, ये मेटल्स ना हॉट में रिएक्ट करती हैं ना कोल्ड वाटर में, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो नहीं करते, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। क्या बनाती हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखो इस कॉपर और ये जो सिल्वर और गोल्ड थी ना बेटा, ये तो ना एयर से रिएक्ट करती हैं ना ही वाटर से। वट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करे तो क्या बनता है बेटा? ये एसिड बेस वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल विद डिल्यूट एसिड, डिल्यूट कोई भी हो बेटा, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर। सारी मेटल्स सेम मैनर में रिएक्ट करती हैं। ये एक्टिविटी में करके दिखाएंगे। ये कलेक्ट द ऑल मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के बेटा कुछ मेटल्स के सैंपल्स लेने हैं। रब दम क्लीन विद सैंड पेपर, सैंड पेपर के साथ उसको क्लीन कर देना है बेटा। सोडियम और पोटाशियम मेटल्स कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं, ये मेटल नहीं लेनी। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सारे अलग अलग मेटल्स के सैंपल लेने हैं और इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टेस्ट ट्यूब में ले लेना है अलग अलग करके। सच थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड। थर्मोमीटर ऐसे ही डिप करना है कि उसका जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो एसिड में डिप करे। और रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स केयरफुली, और उसको नोटिस करना है कि कितने टेम्परेचर पे बबल्स फॉर्म होने शुरू हुए हैं। विच मेटल रिएक्ट वाइग्रेसली विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर रही है। डिड नॉट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, और हाईएस्ट टेम्परेचर किस मेटल का है वो भी नोट कर लेना है। और मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के साथ नोट कर लेना है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा कोई भी मेटल है, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, जैसे सोडियम मेटल है,
इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और उसके अलावा मैग्नीशियम है, HCl के साथ बना रही है तो क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगी प्लस वाटर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था क्या क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस बेटा तब नहीं इवॉल्व होएगी जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन रही है, बट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water itself get reduced to any of the nitrogen oxide. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और मैग्नीशियम और मैग्नीज जो रहती है डिल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। You must have observed in the activity that the rate of the formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. मैग्नीशियम में सबसे पहले बबल बनने शुरू होते हैं। क्यों, द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक। जब बबल्स बन रहे हैं मतलब कि हीट एनर्जी निकल रही है तो वो कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। रिएक्टिविटी डिक्रीज ऑर्डर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन हुआ, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक और आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. कोई बबल नहीं फॉर्म हुआ और टेम्परेचर भी अनचेंज हुआ। ऐसी मेटल्स के बारे में भी नोट कर लेना। कॉपर जो है ऐसी मेटल है जिसका ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ ना ही बबल्स बने। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl। ये हमें इससे पता चलता है कि कॉपर जो रहती है बेटा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। कॉपर और आयरन नेल की हमने वायर ली, उस वायर के सोल्यूशन उसको आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाला एंड द आयरन नेल इन ए सोल्यूशन ऑफ आयरन कॉपर सल्फेट। कॉपर की मेटल हमने किस में डाल दी, आयरन सल्फेट में। कॉपर की मेटल और आयरन की मेटल किस में डाल दी, आयरन की मेटल कॉपर सल्फेट में। ठीक है, उसके बाद हमने 20 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड रिएक्शन अक्कर्ड। किस में रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो आयरन नेल है जो ब्राउन हो गया, यहाँ पे वैसे ही रहा है ना। क्यों, ऑन वट बेसिस कैन यू से डेट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। रिएक्शन कैसे हुआ और इसकी केमिकल इक्वेशन भी देखनी है हमने। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो रिएक्टिव मेटल थी ना इनमें से कॉपर के और आयरन में से जौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है उसने क्या किया, अपना कंपाउंड बना लिया सोल्यूशन में। वी सीन ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। इन तीनों के साथ हमने देखा कौन सी मेटल जल्दी जल्दी रिएक्ट करती है कौन सी नहीं करती। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रेजिएंट्स, सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सारी मेटल्स एक जैसे नहीं रिएक्ट करती, इसलिए सभी के साथ एक्सपेरिमेंट करना इतना ईजी नहीं रहता। यहाँ पे इन्होंने इसीलिए 2 मेटल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किया है, कॉपर का और आयरन का। कॉपर की मेटल को आयरन सल्फेट में डिप करा और आयरन की मेटल को कॉपर सल्फेट में डिप करा, तो कौन सी ज़्यादा रिएक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बेटा इसमें। डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इट्स मोर एक्टिव। मेटल ए सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ बी। ये देखो मेटल जैसे आयरन की नेल ली प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था तो क्या बन गया बेटा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये मेटल अलग होगी और ये इसके साथ जुड़ गया। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा ये सीरीज़ है, इसमें दिखा रखा है कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। ये देखो आयरन क्या है बेटा ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है कम रिएक्टिव है, इसलिए जो आयरन है
उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। आयरन ने कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया प्लस मेटल अलग होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में यहाँ पे उन्होंने कहा था ना केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, इसको ऑर्डर में आपने अच्छे से लर्न कर लेना है कि कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम है, उसी हिसाब से कौन सी मेटल किसको जल्दी डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, reactivity series is a list metal arranged in the order of decreasing activity. After performing displacement experiment, the following series known as the reactivity or activity series has been developed. ये बेटा ये यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन सी मेटल्स हैं। मोस्ट रिएक्टिव है पोटाशियम और सोडियम। ठीक है, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये जो गोल्ड और सिल्वर क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। और ये किस हिसाब से, कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। इनको सीरीज़ में हमने याद कर लेना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ये क्वेश्चन है कुछ टॉपिक्स के, आइए चलिए इनको समझ लेते हैं और इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में डुबो के क्यों रखा जाता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था कि जो सोडियम मेटल रहती है, सोडियम और पोटाशियम, वो जल्दी से वाटर और एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं, बहुत ही वाइग्रेसली रिएक्ट करती हैं। इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए। Sodium and potassium are very reactive metal and combine explosively with air as well as water. They catch fire. जल्दी से आग पकड़ लेती हैं और इसीलिए एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए और एक्सीडेंट को रोकने के लिए सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट, कौन कौन सी मेटल बेटा स्टीम के साथ रिएक्ट करती थी, आयरन की और कॉपर की। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये बना देगी आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जब कैल्शियम और पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज हुई। पोटाशियम क्योंकि बेटा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी देन तब भी हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट रिलीज होती है। पोटाशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट रिलीज हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन। अलग अलग हमने सैंपल लिए हैं और अलग अलग सोल्यूशन में डाला और क्या रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट मेटल आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। क्या क्या हो रहा है इनके साथ, इस टेबल को यूज करके हमने आंसर दिया कि विच इज मेटल इज मोर एक्टिव। सबसे पहले जो ए मेटल थी बेटा आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्ट नहीं कर रही, वहां पे आपने ध्यान से टेबल को देखा होगा, ए क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। और जो सेकंड है कॉपर सल्फेट, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, जो कॉपर रहती है ना बेटा वो कम रिएक्टिव रहती है आयरन से, ए इज मोर एक्टिव, आयरन क्या है, मोर एक्टिव है। आयरन सल्फेट में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, क्यों, क्योंकि आयरन क्या है बेटा मोस्ट एक्टिव है ना। और यहाँ पे जिंक सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है। आयरन जो रहता है बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कॉपर है, फिर देन जिंक है, जिंक लास्ट में आता है, और उसके बाद लास्ट में सिल्वर रहता है क्योंकि सिल्वर इज मोर एक्टिव। फ्रॉम द अबव इक्वेशन हमें क्या पता चलता है कि डी जो है सबसे कम रिएक्टिव है। आयरन सल्फेट देन कॉपर देन जिंक देन नाइट्रेट। आयरन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद कॉपर है, उसके बाद जिंक है, फिर देन सिल्वर है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, यहाँ पे उन्होंने जो टेबल में जो मेटल्स बताई थी ना उस हिसाब से लिख दिया है। जिंक मोर एक्टिव है, आयरन कॉपर और सिल्वर, रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है यहाँ पे। B is most reactive metal. If B is added to the solution of copper, B पे कौन सी मेटल है बेटा, आयरन। एंड जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम ऐड करेंगे,
आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट वुड डिस्प्लेस कॉपर, क्योंकि आयरन जो रहती है ना बेटा मोर एक्टिव रहती है, आयरन जो रहती है मोर एक्टिव रहती है, ये इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगी, खुद यहाँ पे आ जाएगी आयरन सल्फेट एंड देन कॉपर। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग BACD। बी कौन सी मेटल थी बेटा, बी कौन सी मेटल है, यहाँ पे देख लो आप, बी क्या है, जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक is added to reactive metal। ये तो बेटा एसिड बेस हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस रिलीज होती है, एक तो सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू reactive metal। आयरन react with dilute सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट विद एवोल्यूशन आयरन सल्फेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब जिंक को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में बेटा डाला गया तब केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक क्या है बेटा आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक ने क्या करा, आयरन को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे ले ली और मेटल को अलग कर दिया। ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। Zinc is more reactive than iron. Therefore, if zinc is added to a solution of iron sulfate, then it would replace iron from the solution। क्योंकि zinc ज़्यादा reactive है इसलिए इसने आयरन को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से अलग कर दिया और उसकी जगह पे आप ज्वाइन हो गए। आई होप बेटा ये आपको यहाँ तक के सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा और एक्टिविटी सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, देन प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।